अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉल के पार्ट नंबर 70 की तरफ चलते हैं। उसके रंग बदलते चेहरे को आदि ने गौर से देखा था। उसकी निगाहों की मोहब्बत पर पलट कर दरवाजे की तरफ देखा था, जहां पर इन सब के वालिद मोहतरम पूरा दरवाजा चौपट खोले खड़े और उनकी बड़हम नजरें फहीम पर टिकी हुई थी। आदि ने झटके से गर्दन मोड़कर हाशिम को उसकी पैंट की बेल्ट पकड़कर अपने पास खींचा था। हाशिम भाई चुप हो जाए, हमारे वालिद बुजुर्गान आ गए हैं फहीम की बैंड बजाने। आशा ऑलरेडी इन बेचारे की बैंड बजा चुकी है और अब आप बीच मालों की तरह ऊपर से तड़का लगा रहे हैं। बस करें, चुप हो जाए। आदि की बीची बीची आवाज सुनकर हाशिम अचानक चुप हो गया था और उसने पलट कर दरवाजे को देखा था, जहां से फरमान रानी धीरे धीरे कदम उठाते अंदर आ रहे थे। उनके साथ ही उनके बाकी तीनों दोस्त भी थे। वो एन फहीम के बेड के पास आकर खड़े हो गए थे। हादी, फहीम का कोई भी ऑपरेशन वगैरह होना है सर का? फरमान साहब फहीम को घूरते हुए संजीदगी से हादी से पूछने लगे थे। नहीं फूफा जान, ऑपरेशन कैसा? फहीम बिल्कुल ठीक है, वो तो बस स्टिचेस लगाने थे, जहां पर वो हो चुका है। मगर अब ये अचानक क्यों पूछ रही हैं? आदि ने फरमान दरानी से पूछा था। वो इसलिए कि अगर ऑपरेशन होता तो मैं भी तुम्हारे साथ ऑपरेशन थिएटर में जाता। मुझे चेक करना था कि उसके दिमाग में कौन से हिस्से में शैतान ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और इसका नेटवर्क अंदर कहाँ तक फैला हुआ है। मुझे जानना है आखिर चलता क्या रहता है उसके दिमाग में, जो आए दिन ये मुझे नए नए तरीकों से टॉर्चर करता है। ये दलील इंसान मुझे रसवा करने इस दुनिया में आया है। लड़की को किडनैप कर लिया। ओ मेरे खुदाया! हादी, मुझे चाकू दे बेटा, आज मैं उसके सीने में चाकू ताका उसका किस्सा अपने हाथों से खत्म कर देता। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वह बुरी तरह से बढ़कर इधर उधर चाकू ढूंढने लगे थे, तभी उनकी नजर अपनी मुतलबा चीज पर पड़ती। फहीम के बेड के साइड टेबल के निचले स्टैंड में एक ट्रे में 3-4 सीजर और ट्वेसर के अलावा ऑपरेशन ब्लेड पड़े हुए थे, जो कि ड्रेसिंग के घर से वहां पर रखे गए थे और उन्हें शायद फहीम की ड्रेसिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसी ट्रे में से फरमान साहब ने एक तेज ब्लेड उठाया था और फहीम की तरफ बढ़े थे। उसके हाथ में ब्लेड देखकर उनके पीछे खड़े जाबिया शाह और शारिया साहब ने बामुश्किल उनको काबू किया था। फरमान, बच्चा है, हो गई गलती, छोड़ ब्लेड, ये क्या बचपना है, लग जाएगी उसके, पहले ही जमी है वो। रियान शाह ने भी आगे बढ़कर उनके से ब्लेड लिया था और ट्रे में ब्लेड फेंक कर पूरी ट्रे जल्दी से हादी को थमाई थी, जबकि उस दौरान फहीम ने गर्दन झुकाए खामोश बैठा रहा था। ये बच्चा है रिहान, बच्चा है ये, ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। उसने इस बच्ची को किडनैप कर लिया, ये कोई छोटी मोटी बात है? उसके माँ बाप को पता चल गया तो क्या जवाब होगा? मैंने खुद उससे उनकी शादी की बात की थी, सिर्फ उसकी मर्जी देकर उसने इस लड़की को किडनैप कर लिया। आखिर ये चाहता क्या है, पूछ इसे। ये बचपन से आज तक मुझे परेशान करता आया है, मगर आज तो उसने हद ही पार कर दिया। बस, अब बहुत हो गया, ये मेरी बर्दाश्त से बहुत ही ज्यादा है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसकी शादी आशा से नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है। ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मैंने ज़ुहैर साहब को शादी के लिए जुबान दी है ना, तो ठीक है, मैं अपनी जुबान का पास रखने के लिए आशा की शादी इसी हफ्ते कराऊंगा, मगर उससे नहीं, अपने दोस्त के बेटे से। अब उसकी शादी आशा से नहीं होगी, फाइनल। फरमा साहब ने कतई अंदाज में फहीम तरफ उठा था। नो डैड, प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, मगर आशा की शादी आप किसी और से मत करवाएं। उसके सिवा आप मुझे कोई भी सजा दे, मैं उफ भी नहीं करूंगा, मगर ये मत करने प्लीज। उसने तेजी से बेड से उठना चाहा था, मगर उसके पास बैठे फरहान ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया था। फरमान साहब चुपचाप खड़े उसे से उसको घूरने लगे थे। फाहिम आंखें झुकाए रूहान से लहजे में उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके लहजे में छुपी हुई तड़प को वो अच्छी तरह महसूस कर गए थे, मगर इस वक्त उन्हें फहीम की हरकत पर शदीद गुस्सा आया हुआ था। इट्स अवर फहीम, तुमने जो करना था कर लिया। मैं आशा की शादी तुमसे नहीं करवा सकता, क्योंकि जो हरकत तुमने की है वो इतनी छोटी नहीं है। एक लड़की के रात भर घर से बाहर रहने का मतलब समझते हो तुम? तुमने आशा के साथ इतना बिहेवियर शुरू से गलत रखा हुआ है, अब सारी लिमिट्स क्रॉस कर ली। मेरे सिवा अब वो खुद भी तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहेगी, इसलिए तुम आशा का ख्याल दिल से निकाल दो। फरमान साहब ने दो टोक लहजे में कहा था, मगर आशा को भूल जाने वाली बात सुनकर फहीम के जब्त का दामन उसके हाथ से छूट गया था। वह बेड पर सर झुकाए बैठा था, दोनों हाथ गोद में प्याले की सूरत रखे हुए। बाप की बात सुनकर हाथों में इन्हीं प्यालों में टिप टिप से आंसू गिरने लगे थे। एक तो पहले वो शर्मिंदा था और जद्दो रंज हो रहा था, उसके बाद अब फरमान साहब की सजा ने तो उसका दिल ही सीने में खींच निकाला था। बिना आवाज रोते हुए आहर में उसकी हिचकियां बांध गई थी। वो जो बाप की दीवी सजाओं को मजे से एंजॉय करता था, बड़ी से बड़ी बात चुटकियों में उड़ा देता था, आज आशा से जुदा होने की बात सुनकर उसके जिस्म में जान निकलने लगे थे, जबकि उसे बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सब लोगों का दिल तड़प उठा था। फहीम के पास बैठे फरहान ने फौरन लाडले भाई को अपने सीने से लगा लिया था। रिहान शाह, साविया शाह, शालिया साहब खुद
फरमान दुरानी हैरत से फ़हीम को देखने लगे थे, जो बिल्कुल हालिब की तरह अपनी मोहब्बत से जुदा होने की सज़ा सुनते ही सबके सामने लड़कियों की तरह रोने लगा था। तभी फरमान साहब ने एक गहरा सांस लेकर रह गए थे। इसी वक्त रेहान शाह ने फरमान साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें देखा था और आंख के इशारे से उन्हें मान जाने के कहने लगे थे, बई फरमान ए ज्यादती मेरे शेर दे नाल, उसने अगर गलत किया है ना तो आशा ने भी तो किन्नी कुट लगवाई है ना उसकी, देख सर से लेकर पैर तक डेंट डाल दिए हैं, किन्नी बुरी तरह से उधेड़ा पड़ा है मेरा बच्चा, माफ भी कर दिए ना हूं यार, देख अब तो कुड़ियां बड़गा रो भी रहा है, बिल्कुल अपने हालत की तरह। जाविया शाह फहम के पास आकर उसका साथ चूमते हुए बोले थे, उन्हें अपने पास अपने बांजे से बहुत मोहब्बत है। फरमान, इतने बड़े बड़े फैसले जज्बात में आकर नहीं लिए जाते, फहम से गलती हुई है यार, मगर वो अपनी गलती मान तो रहा है, अब भूल से भी वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आशा ने शायद अभी उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि जैद साहब ने कहा था कि वो शादी के अगले दिन पाकिस्तान आए थे, जबकि फहीम ने शायद शादी वाली ये किडनैपिंग की बात किया और अगले दिन सुबह उसने आयशा को घर में भी छोड़ दिया था। हो सकता है आयशा ने अपनी गुमशुदगी के लिए सबके सामने कोई बहाना कर दिया और उसके बारे में अब तक कोई भी जानता ही ना हो। शहरिया साहब भी फरमान दरानी को समझाते अजहर नो पूरे मामले का तजिया कर रहे थे। तभी फरमान साहब ने खामोशी से चलते हुए फहीम के पास चले आए थे। हादी, अभी कितना वक्त है उसके रिकवर होने में? उनने अपने बाएं तरफ खड़े हुए आदि से पूछा। फूफा जान, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, नेक्स्ट वीक स्टिचेस भी कट जाएंगे। आदि ने तुरंत जवाब दिया था, ओके तो शादी की डेट 10 दिन बाद की फाइनल कर लेते हैं। उसके बोलते हुए फहीम ने एक झटके से अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया था और वो अपनी खूबसूरत ग्रीन आंसू भरी आंखों में हैरत व बेचैनी लिए बाप को देखने लगा था। वैसे ये हफ्ते भर में रिकवर कर लेगा पप्पा जान, फिर क्या जरूरत है आगे बढ़ाने की? अब देखिए ना, होटल वगैरह भी सब बुक हो चुके हैं, बस कल से शॉपिंग स्टार्ट करनी थी। आदि की जुबान पर अचानक से खुजली हुई थी और तभी उसके दाएं बाएं खड़े हालिब और रकीब ने उसकी पसलियों में एक जोरदार कोहने मार थे। जाविया शाह, शहरिया साहब, फरमान साहब और रेहान शाह ने तेजी से उमड़ती हुई मुस्कुराहट को लब बीच कर जब्त किया था। वो मेरे कहने का मतलब यह था कि वो जोहेब अंकल इस बेराम की वजह से कितने इनसिक्योर है ना, अब बेचारे फिर कहाँ से ये डेट्स आगे पीछे करते रहेंगे। आदि ने इन दो कमीनों को घूरते हुए सामने मौजूद अपने बड़ों को देखा था। वो सब उससे मुस्लिम गुस्से से घूरे थे। उन्हें देखकर वो सटपटाकर वजाहत देने लगा, कोई परेशानी नहीं है फूफा जान, डैड चाचू आदि सही कह रहा है, डेट आगे ना बढ़ाएं, मैं अल्लाह के हुक्म से एक हफ्ते से पहले ही अपने शेर को ठीक कर दूंगा। आदि ने फहीम के पैर पर हाथ मारा था। वो अब सर झुकाए हैरत व बेचैनी से कंग बैठा था। अब कब तक वो ऐसे ही रोते धोते मुंह लटकाए बैठे रहोगे? बाप के गले लाकर मुबारकबाद तो ले लो अपनी शादी की। फरमा साहब ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए बोले थे, आई एम सॉरी डैड, मैं आगे से आपको हर्ट नहीं करूंगा। वो शिद्दत से बाग को गले लगाकर उनके कान में सरगोशी करता बोला और फरमान साहब ने अफसुदगी से मुस्कुराते हुए फहीम से अल्लाह को उसकी पेशानी चूम ली थी। फहीम, हमें तुम लोगों की ऐसी तरबियत नहीं की बेटा, तुम्हें हमेशा हमने औरत की इज्जत करना सिखाया। तुम्हारी कोई बहन नहीं है मगर माँ है, बाबियाँ हैं, कजन्स हैं। जिस तरह हम अपने घर की औरतों को इज्जत देते हैं ना, उसी तरह हमें बाहर की औरतों को भी इज्जत देनी चाहिए। वो औरतें भी किसी की माएँ बहनें बेटियां होती हैं। अगर तुम किसी की बहन बेटी को इज्जत दोगे तब तुम्हारी दूसरी बहन बेटियों को वो इज्जत देंगे। फरमा साहब ने बहुत ही सलीके से समझाया था और वो समझ भी गया था। आप सही कह रहे हैं डैड, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी की इज्जत पर हड़फ आए। फहीम ने उन्हें जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज़ पर वो सब आने वाले को देखने लगे थे। सुहेब मुराद, जैद मुराद, हाला और उस्मान रूम के दरवाजे पर खड़े थे। वालेकुम सलाम जैद साहब, सुहेब साहब, आप लोग आए। शारिया साहब ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों से मुसाफा किया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुमतान, रकीम आदि हालिद ने भी आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया था और उस्मान हाथ मिलाता हुआ, जबकि फहीम ने बस इशारे से काम लिया था। तभी अचानक हालिद को कुछ याद आया था और वो उस्मान, उसे मुराद, सैद मुराद से एक्सक्यूज करता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि रकीम आदि और फहीम को पता था कि वो कहाँ गया है। अब उसका मुलाकात का पक्का इरादा था, जिसे वो फहीम द डैशिंग कमीने की टूट फूट की वजह से मुलतवी करने कर सकता था। इसलिए रकीम और हादी भी सबसे आंख बचाकर चुपके से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उस्मान भी अब फहीम से मिल रहा था, जबकि फहीम जो उनके इरादों से बाहबर नहीं था, उनको इस तरह तक चुपचाप किसी तरह देख कर समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। रकीम और आदि भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। हॉस्पिटल का गेट के बाहर ही हालिब एक टांग रकीब की कार से टकराया, दूसरा जमीन पर रखे, दोनों हाथ सीने पर बांधे, यकीनन इन दोनों का ही मुंतजिर था।
उसे पता था कि वो दोनों जरूर बाहर आएंगे। आहर को आज मुलाकात का शर्फ इन दोनों को भी हासिल करना था। ओ शुक्र है तू गया नहीं। चल अब रकीम जल्दी कर, उससे पहले कि सुहेब अंकल और जैद अंकल वापस घर पहुंचे, हम उनके शहजादियों से मिलकर आए। आदि बोलता हुआ रकीम की पॉकेट से चाबी निकालने लगा था। हालिब ड्राइविंग तो करना यार, इस रकीम कमीने तो दोबारा कार को एरोप्लेन बनाकर उड़ाना है। ऐसे चलाता है गाड़ी जैसे मौत के कुएं में किसी से रेस लगा रहा हो। आदि हालिब की तरफ से गाड़ी की चाबी उछालता हुआ बोला था, ना शुक्र इंसान, आज अगर मैं ये प्लेन नहीं उड़ाता ना तो आज इस डैशिंग कमीने का न जाने और कितना खून जाया हो जाना था और उसके जान के लेने के देने पड़ जाते। रहीम आदि की कमर पर मुक्का मारकर बोला था और गाड़ी का पिछला गेट खोलकर अंदर बैठ गया था। आदि आगे वाली सीट का गेट खोलकर अंदर बैठ गया था। हालिब भी ड्राइविंग सीट संभालकर सीट बेल्ट बांधने लगा था। पहले गाड़ी चलते हैं ना यार, अपने हुलिये दुरुस्त करके फिर मुराद हाउस जाएंगे, शक्ल पर 12 बज रही है। आदि ने सामने मिरर में देते चेहरे पर हाथ फेरा था। वाकई वो इस वक्त बहुत ही बुरी हालतों में थे। हालिब भी घर जाकर पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहता था। हाँ सही कह रहा है, और हालिब के तो कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है। रकीब ने हालिब को एक नजर देकर कहा था और फिर घर पहुंचकर अपनी अपनी हालत दुरुस्त करते वो भी 20 मिनट वेस्ट कर चुके थे। फिर वो खुद से मुतमीन हो गए थे और फिर अपनी लाडली कार लेकर वो दोबारा मुराद हाउस जाने के लिए निकल गए थे। अब ड्राइविंग आदि कर रहा था। उसके पास हालिब फ्रंट सीट पर बैठा था जबकि रकीम रिलैक्स सा पिछली सीट पर फैलकर बैठ गया था। वैसे ये अच्छा नहीं है हालिब के फ़हीम पर अटैक हो गया। नहीं, हालिब आके बैठे हुए हालिब से कहा था और हालिब ने बैक व्यू मिरर से हैरत से रकीम को देखा था। दिमाग चल क्या है क्या तेरा, अपने शेर की ऐसी धुलाई हो गई है और तुझे अच्छा लग रहा है। हालिब ने स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए रकीम को शर्म दिलाई थी। अब्बे हाँ ना, अगर फ़हीम पर अटैक नहीं होता तो ज़ुहैब अंकल और जैद अंकल कैसे हॉस्पिटल आते। उनके यहाँ आने से हमारा काम आसान हो गया है ना, वरना तेरा वो घर के बैक साइड से चोरों की तरह घर में घुसने का आइडिया तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा था। अब देखना, तुझे तो चोरी की प्रैक्टिस है, तू तो कनाडा में भी इसी तरह सफीन से मिलकर आया है, मगर हम तो बहुत ही नेक और शरीफ बचे हैं। हमसे अगर कोई भी गड़बड़ होती तो फौरन दड़ लिए जाते। क्यों आदि, रकीब ने बोलते हुए आदि को भी अपने साथ घसीट लिया था और आदि ने उसकी बात सुनकर लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ाए थे। दड़ भी लिए जाते तो मुझे क्या फर्क पड़ता था, मेरी लिटिल एंजल मेरे साथ दे देती। हाँ मगर तुम तीनों का मामला जरा डैसी है। आदि ने मुड़कर रकीब को जताया था। हाँ यार तला सही मगर यही सच है। अब दुआ करो फ़हीम की इस भूखी शेरनी से टाकरा न हो जाए। फ़हीम भी साथ नहीं है जो उसे निपट लेता। अगर उसने सबके सामने हमें से किसी को 2-3 चार दिए तो तुम दोनों का तो पता नहीं, मगर मैं तो वाकई मारे शर्मिंदगी के मुराद विला में खुदकुशी कर लूंगा, वो भी सनम के सामने। रकीम एकदम जज्बाती हो गया था। तभी हालिब ने बैक व्यू मिरर से बकवास करते रकीम को देखा था और अपनी दोनों बहुओं को उचकाते हुए पूछा, और तुझे ये गलतफहमी कैसे होगी कि इस गद्दे के साथ उसकी मिट्टी की शेरनी से मार खा लूंगा। मैं आशा मुराद का आंधा आशिक फ़हीम दुरानी नहीं बल्कि सफ़ीन का शोर हालिब हसन शाह हूँ। मुझ पर हाथ उठाने के लिए आशा मुराद को 100 बार सोचना पड़ेगा। हालिब ने ठहरे हुए लहजे में कहा था। उसका संजीदा अंदाज देखकर आदि और रकीब ने भी इस बात में सह लाया था। वाकई हालिब से पंगा आशा को महंगा पड़ जाता। फिर पूरे रास्ता खामोशी से कटा था। हालिब आसानी से मुराद विला पहुंच गया था क्योंकि फ़हीम इन तीनों को एड्रेस पहले ही बता चुका था, इसलिए बिना किसी दुश्वारी के वो मुराद विला पहुंच गए थे और बंद गेट के आगे हारन देते चौकीदार ने बड़े से गेट में लगी हुई एक छोटी सी खिड़की से झांक कर बाहर देखा था। आप लोग कौन है सर, किससे मिलना है? चौकीदार ने उनसे पूछा था। ये हदायत उसे ज़ुहैब मुराद ने दी थी कि बिना पूछे किसी को भी अंदर जाने ना दिया जाए। हालांकि सामने ही जदीद मॉडल की गाड़ी में बैठे ये तीनों शहजादों जैसे लड़के अपने हुलिये से ही सड़के मिलने वालों में से लग रहे थे। पूछने की गुंजाइश नहीं थी, मगर अपनी ड्यूटी पूरी करना भी उसका फर्ज था। अंदर सफीन मैडम से कहो कि हालिब शाह मिलने आया है, हालिब ने सुकून से कहा था। चौकीदार ने सफीन बीबी का नाम सुनकर इस्बाब में सर हिलाते हुए फोन उठाकर अंदर इतला दे दी थी। अंदर से मुस्बत जवाब मिलते चौकीदार ने पूरा गेट वार कर दिया था और वो अपनी गाड़ी अंदर लेकर आए थे। गाड़ी को बाहरी पोर्च में पार काट के वो घर के मेन गेट से अंदर चले आए थे। सामने ही मार्बल के ढोज पर चलते 2-3 सीढ़ियों के बाद घर का अंदरूनी दरवाजा था जिससे वो तीनों अंदर एक बड़े से हाल में आ गए थे। इसी हाल में दाएं बाएं 2 दरवाजे बने हुए थे जो कि शायद घर के दूसरे अंदरूनी हिस्सों में खुलते थे। वो अंदाजे से बाएं तरफ बढ़ गए थे। शीशे का बड़ा खूबसूरत सा गिलास खोलते हुए वो अंदर लॉन्च में चले आए थे जहाँ पर आयशा सफीन सनम की ही हम उम्र एक लड़की सा परिचितन दुपट्टा जमाए सोफे पर बैठी एक बुजुर्ग औरत से बात करते। रकीब ने गला खनकारते इन लोगों को अपनी तरफ मतवजो किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हालिब हसन शाह हूँ
और ये दोनों मेरे भाई रकीम और आदिल। हम लोग जहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा सबसे मिलते जाएं। असल में हमें सनम, सफीन, आशा, मिरोसा के ड्रेसेस और जूते वगैरह के नाप चाहिए थे। वो क्या है ना कि घर में कल से शादी की शॉपिंग शुरू कर दी है, तो मम्मा ने कहा है कि बड़ी के सामान में कपड़े, जूतों वगैरह के लिए नाप की जरूरत होगी। हालिब ने अपने प्लान के मुताबिक बात का आगाज किया था और हलीमा भी उसकी वजाहत सुनकर अचानक चौंक पड़ी। अरे आप लोग दूल्हा हो? अल्लाह नजरें बस से बचाए, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आओ आओ मेरे बच्चों, बैठो यहाँ। मैं हलीमा हूँ, ज़ुहैब और ज़ैद की बहन, और ये मेरी बेटी आरफा है। आप बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शहजादियों के लिए अल्लाह ने शहजादे ही भेजे हैं। अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए। हलीमा भी बारी बारी इन तीनों की पेशानी चूमती बोली थी और उन्हें लिए सोफे पर आ बैठी थी, जबकि आरफा साका से खड़ी इन अरबी शहजादों को देखने लगे थे, जो वाकई इतने हसीन थे कि एक पल को उनको देखकर हकीकतन शशतर खड़ी रह गई थी। मामू जान का इम्तहान वाकई लाजवाब था। आरफा बेटी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़ी हो? सलाम करो, उन्हें होने वाले बहनोई हैं ये तुम्हारे। आरफा को इसी तरह खामोश खड़ा हुआ देखा वह हलीमा भी ने उसको टोका था। वो चौंक कर माँ को देखने लगी, जो कि उसे इशारे से इस्लाम करने का कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आरफा, आप लोगों की दुल्हन की कजन। आप सबसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, मगर आप तीनों ही मतलब वो चौथे वाले दूल्हा नहीं आए? आरफा इन तीनों को सलाम करने के बाद इशारे से पूछने लगी, जबकि वो तीनों हलीमा बी के सामने सर झुकाए मुकम्मल शराफत से बैठे थे। मगर आरफा की शरारती आवाज पर इन तीनों ने सर उठाकर उसको देखा था और मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब दिया था। जी वो भी आता, मगर उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो नहीं आ सका। आदि मुस्कुराता हुआ बोला, स्टॉप इट मेहरोजा, मैंने कहा ना कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ना ही मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तुमने मुझे 100 कार्ड मश्क की बेचारी सी लड़की समझा हुआ है, उससे भिड़ने वालों के मुंह तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। सो प्लीज मुझे मत रोको, वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी, इसलिए अब मुझे कोई भी लेक्चर देकर बिल्कुल मत रोकना। आशा की तेज आवाज पर वो सब चौंक को इस ग्लास डोर की तरफ देखने लगे थे, जिसे खोलकर वो अंदर आए थे और दरवाजा खुला होने की वजह से आवाज अंदर तक आ रही। शायद आयशा बाहर वाले हॉल में खड़ी बोल रहे थे, हाँ जाओ, मगर अगर पापा से डांट पड़े तो फिर मुंह बनाकर ना आना। सनम देख लो, ये मेरी एक भी नहीं सुन रही। वैसे कहीं और जाने से अच्छा था मिस्टर फहीम की इयादत ही कराती, हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो। मिरोजा की मुस्लिम में बड़ी आवाज इन तीनों को सुनाई दी थी। माई फुट, हॉस्पिटलाइज हो या ऊपर चला जाए मेरी तरफ से, आई डोंट केयर। मुझे कोई शौक नहीं है इस छिछोरे शख्स की इयादत करने का। डैड और पापा ही काफी हैं, अब हटो रास्ते से, मुझे जाना है। आशा की चिंगारती हुई आवाज के साथ ही जोर से गेट बंद होने की आवाज भी आई थी। यकीनन आशा जा चुकी थी। तभी रकीम और आदि ने फहीम के मुस्तकिल पर वहां पर बैठे बैठे फातिहा पढ़ती, जबकि उनके पास बैठे हालिब गुस्से से भड़क उठा था। आरफा और हलीमा भी लपक कर जबक बाहर निकली थी। ग्रैनी, आशा को देखें, पापा के मना करने के बावजूद बाहर चली गई है और उसने मेरी बात भी नहीं मानी। मैं इस बदतमीज से अब बात नहीं करूंगी, लाख माफी मांगे तब भी नहीं। मिरोसा, हलीमा भी और आरफा को कुछ कहने का मौका दिए बिना रोहान से आवाज में बोलती लांच में चली आई थी और अंदर आते उसकी नजर इन तीनों पर पड़ती। तभी उसके मासूम से चेहरे पर दूर दूर तक खुशी के तासरात फैल गए थे। वो तीनों भी उसको देखकर उठ खड़े हुए थे। आदि, मिस्टर हालिब, मिस्टर रकीम, आप लोग कब आए? वो जोर से चहकते बोली। वालेकुम सलाम, कैसी है मिरोसा, बाकी सब कहाँ है? हालिब ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके सलाम ना करने पर सीधी चुप की थी। ओ अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ और सनम और सफीन ऊपर है। आयशा भी बढ़ गई है। मम्मा पापा डैड और उस्मान के साथ ही मिस्टर फहीम को देखने गया। लेकिन आप लोग इस वक्त अचानक कैसे, कब आए? मिरोसा मासूमियत से बोलते हुए उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए थे, जबकि उसके बचपने पर ग्रैनी नफी में साल लाती रह गई थी, जो यूं ही रात के कपड़ों में बिना किसी पर्दे के इन सब के सामने मजे से जाकर बैठ गए थे। उसके दिमाग में अभी तक वाकई बहुत ही बचपना था। लीमा भी एक गहरी सांस खींचती हुई खुद को भी जाकर मिरोसा के पास बैठ गए थे, जबकि आरफा बेनुइयों की हाथ मदाद के लिए किचन में चली गए थे। सामने अपनी अपनी जगह पर खड़े इन तीनों में से रकीम और हालिब तो मिरोसा के सलाम का जवाब देते दोबारा बैठ गए थे, मगर आदि अपनी एंजल को देखकर जैसे सब कुछ भूलकर साकत खड़ा रह गया था। वो इस वक्त लाकी इतनी हसीन और मासूम रही थी कि वो बात उसको दीवाना वार उसको देखे जा रहा था। मिरोसा के वेलवेट डार्क पिंक कलर के टॉप पर एक बड़ा सा वेलवेट का लाइट पिंक कलर का खरगोश बना हुआ था। ग्रे पिंक ढीले से ट्रोजर और पाँव में वेलवेट की खरगोश के चेहरे वाली सूट की मैचिंग चप्पल पहने वो लंबे ब्राउन बाल खुले बालों के साथ सर पर भी खरगोश के कानों वाला वेलवेट का सूट की मैचिंग वाला कैप पहने हुए थी। इस तरह के कपड़ों में वो वाकई कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी, सादा, मासूम और क्यूट, जिसे देख देखकर आदि का दिल नहीं बढ़ रहा था। उसकी इसी सादगी व मासूमियत का आशिक था। आदि क्या हुआ, इस तरह क्यों खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं? मिरोसा की हैरान आवाज पर वो चूक कर होश में आया था और सामने बैठी इस मासूम सहरा को देखकर गहरी सांस भरता मुस्कुराया और दोबारा सोफे पर बैठ गया। कुछ नहीं,
हम लोग यहाँ पर बस आप लोगों के जूतों और कपड़ों का नाप लेने आए। आदि ने पुरजोर नजर से अपनी आंचल को देखते हुए कहा था। जाए माही बीबी जाकर अपनी बहनों के नाप के सूट लेकर आए और बच्चों से मिलने के लिए अपनी रोहा को भी बुला लाएं। सफीन बीबी और सनम बीबी को भी बुला लाएं और आप भी चेंज कर आना। अब ग्रैनी मिरोसा को वहां से बेचना चाहती थी। उसके कपड़े उन्हें मायूब लग रहे थे, मगर वो इन तीनों के सामने खुलकर ये कह नहीं सकती थी, इसीलिए आहर बात उसके कान में कह दी। क्यों ग्रैनी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? अब तो वैसे भी सोना ही है ना। मिरोसा जोर से बोली थी और इन तीनों के सामने उसकी बेवकूफ़ी पर ग्रैनी सटपटा कर आई थी। ये लड़की वाकई बहुत ही सादा और मासूम थे। कुछ नहीं, बस वो अच्छा आ बैठे, मैं अरफा को देख लूं और रोहा को भी बुला लूं, बच्चों से मिल लेंगे। ग्रैनी ने सर पर हाथ मारते मिरोसा की कम अकली पर मातम किया था और वो खुद उठकर किचन में चले गए थे। जबकि इसी मौके का इंतजार वे तीनों कब से करते। ग्रैनी के जाते ही आदि लपक कर मिरोसा के पास आया था। एंजल, हम लोगों को आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये हलीमा आंटी और आपकी ये कजन आरफा वगैरह को यहाँ से गायब करें या कुछ ऐसा करें कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। कोई बहाना या कोई भी ट्रिक, बस कुछ देर के लिए। आदि ने मिरोसा का हाथ थामकर कहा था। उसकी डिमांड पर मिरोसा हैरान रह गए थे। रकीम और हालिब भी पूर्ण उम्मीद नजर से उसको देख रहे थे। मगर क्यों आदि, मैं ऊपर से सनम सफीन को यहीं पर बुला लेती हूँ ना, अकेले में क्या बात करनी है आपने? मिरोसा नासमझी से इन तीनों को देखते हुए बोले थे। मिरोसा, बहुत जरूरी बात करनी है जो सबके सामने नहीं हो सकती। प्लीज हेल्प कर देना और प्लीज इन लोगों को नीचे ना बुलाएं। बस हमें किसी तरह ऊपर जाने दे, इन लोगों की नजरों में आए बिना। और हाँ, सनम और सफीन को बिल्कुल मत बताइएगा कि हमारे आने का, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। आपके बार रकीम बोला था। मिस्टर रकीम, मैं कैसे? आप उनसे मिलने ऊपर जाएंगे तो रोहा और ग्रैनी देख लेंगे। मम्मा पापा के आने तक तो ये दोनों सोने भी नहीं जाएंगे। मिरोसा अपने दोनों हाथ मसलते हुए मुंह बनाकर बोले थे। ओके, आप ये बताएं कि पिछली तरफ कोई गेट या कोई दीवार वगैरह है जिसे हम दोबारा पिछली साइड से कूदकर अंदर आ सकें और पिछले की तरफ से ही घर के ऊपरी फ्लोर तक जा सके? पीछे कोई ऐसा रास्ता है जो ऊपर तक जाता हो? आपकी बार हालिब बोला था और उसकी बात सुनकर मिरोसा की आंखें चमकने लगी थी। हाँ, पीछे लान में सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर तक जाती हैं और लान के आहर में एक छोटा सा खिड़कीनुमा दरवाजा भी है जो अंदर से लॉक रहता है। मैं वो दरवाजा खोल देती हूँ, चाबी मुझे पता है किचन में होती है। मिरोसा चहकते बोलते। हालिब ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर चारों की तरफ देखा था। और यहाँ से ऊपरी फ्लोर पर सीढ़ियां कहाँ तक जाती हैं? आपकी बार हालिब ने दूसरा सवाल पूछा था। वो ये बाहर वाला हॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ से सीढ़ियां ऊपर वाले फ्लोर तक जाती हैं। मिरोसा ने इशारे से बताया था। ओके, तो आप एक काम करें, इन दोनों को सीढ़ियों तक छोड़कर आए। मैं गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता हूँ और पिछली तरफ से ऊपर आ जाऊंगा। आप ग्रैनी और आरफा से कहें कि हम लोग चले गए हैं। आरफा ने हालिब ने फौरन प्लान तरतीब दिया था। ओके चले, मैं मिस्टर रकीम और आदि को ऊपरी फ्लोर पर अपने रूम तक छोड़कर आती हूँ। आप जल्दी से बाहर निकल जाए। चौकीदार की फिक्र ना करे, वो आधे टाइम अपने क्वार्टर में रहता है। आप आसानी से गेट खोलकर निकल जाएं। मैं इन लोगों को ऊपर छोड़कर पिछला गेट खोलने आती हूँ। मिरोसा बोलते हुए आदि और रकीम को लेकर बाहर निकल गई थी। हालिब भी फौरन बाहरी दरवाजे की तरफ चल दिया था। मिरोसा इन दोनों को लिए हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपरी फ्लोर पर ले आए थे। उनके पोर्च की तरफ ग्रैनी या रोहा नहीं आती थी। इन दोनों को ही घुटनों के दर्द की वजह से सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता था, इसलिए वो बस इधर दूसरी साइड पर रहती थी। सिर्फ आरफा इसी साइड पर आती थी, वो भी किसी न किसी काम से, या तब जब उसे ऊपर जाना होता। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचकर मिरोसा ने इशारे से रकीम को सनम और आयशा का रूम बताया था। यह सामने वाला रूम आयशा और सनम का है और यह सफीन और मेरा है। आयशा तो अभी बाहर गई है। मिस्टर रकीम आप अंदर जाए, सनम अंदर है, सफीन तो दूसरे वाले रूम में है और मैं जरा नीचे ग्रैनी और आरफा को आपका जाने का बताकर मिस्टर हालिब के लिए गेट खोल दो। आदि आप यहीं रुके। वैसे तो आरफा यहाँ नहीं आएगी, लेकिन आ जाए तो अब यहाँ इस रूम में छुप जाइएगा, ये रूम खाली है।